हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। और मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना। और कार्बनिक रसायन में हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्बनिक रसायन में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14, जो कि है आपका बायोमोलिक्यूल्स। बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आज जो है ना, हम बायोमोलिक्यूल्स पे लास्ट लेक्चर करने वाले हैं। कुछ बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, बट अगर हम इसको ध्यान से समझ के चलेंगे तो ये बोरिंग नहीं है, ये काफी इंटरेस्टिंग है और आप इसमें अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 7 चैप्टर्स में जो लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं उनको हमको स्किप नहीं करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये मेंटेलिटी होती है कि हम आगे के चैप्टर्स को अच्छे से कवर करेंगे और ये पीछे वाले जो चैप्टर्स हैं ये बिल्कुल कम मार्क्स के हैं, तो हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। पर ऐसा कुछ नहीं है। ये 3 चैप्टर्स जो हैं मार्क्स इनके बहुत कम है, लेकिन आप जानते हो कि अगर आपने इनको अच्छे से किया तो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन दैट, क्योंकि इसमें से कुछ ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला। तो जीवाणु में आज हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इसमें हम जो 2 जीवाणु हमारे लास्ट बचे हैं ना, एक आपका न्यूक्लिक अम्ल और एक हार्मोन, सिर्फ उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक होगा हमारा न्यूक्लिक एसिड और दूसरा आपके हार्मोन्स। ये दोनों ही जीवाणु हैं, दोनों ही आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं जो अभी इस चैप्टर में बचे हुए हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं, आज का जो लेक्चर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो कि न्यूक्लिक अम्ल होता है वो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हार्मोन में से क्वेश्चन अराइज होने के बहुत कम चांसेस है, मोस्ट प्रोबेबली मैं बोलूंगी अराइज होता ही नहीं है। तो हार्मोन हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हमें क्या करना है, हमें सिर्फ पढ़ना है और समझना है, लेकिन हमें फोकस किस पे करना है? हमें फोकस करना है न्यूक्लिक अम्ल पे, न्यूक्लिक एसिड पे, जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो शुरू करें न्यूक्लिक एसिड से। शुरू करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपने देखा है कि कई बार होता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, अगर पेरेंट्स में किसी की आई के कलर का लेंस ब्लू या ग्रीन होता है तो बच्चों का भी ब्लू और ग्रीन होता है। किसी के मम्मी पापा के हेयर जो हैं वो ब्राउन होते हैं तो बच्चों के भी ब्राउन होते हैं। किसी के मम्मी पापा में से एक की हाइट ज्यादा होती है तो बच्चे जो होते हैं उनकी भी हाइट ज्यादा होती है। तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं हमें पेरेंट्स से बच्चों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो जो पेरेंट्स से कैरेक्टर, वो जो गुण आपके सदृश्य बनते हैं अगली पीढ़ी में, ये कहलाती है आपकी अनुवंशिकता। हम कहते हैं ना अनुवांशिक है ना, कोई भी चीजें हम कहते हैं अनुवांशिक है। तो अनुवांशिकता हमें कहाँ से मिलती है? हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है। पेरेंट्स को कहाँ से मिली? हमारे दादाजी से मिली। दादाजी को कहाँ से मिली? परदादाजी से मिली। तो ये आपका अनुवांशिकता चलती हुई आती है। अब इस अनुवांशिकता के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? वो ये न्यूक्लिक एसिड ही है। टॉपिक न्यूक्लिक अम्ल, चीजें सारी बायो की है, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं? जैव अणु। और ये न्यूक्लिक एसिड जो है, तो ये न्यूक्लियस तो आ रहा है लेकिन एसिड भी आ रहा है ना साथ में, तो केमिस्ट्री में इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जो पूरा स्ट्रक्चर और पूरा लिंकेज है वो सारा आपकी रसायन विज्ञान से है। ठीक है, एक और जनरल लाइफ का एग्जाम्पल हम मूवीज में देखते हैं, अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि कभी किसी का बच्चा जो होता है वो गुम हो जाता है या किसी का बच्चा किडनैप हो जाता है। ठीक है, तो जब कोई बच्चा गुम हो गया और वो पेरेंट्स को उसके ढूंढते हैं, तो क्या होता है कि हमें ये चेक करना होता है कि कोई आया, हमने उसके ऊपर प्राइज मनी रखी। प्राइज मनी हम कैसे रखते हैं कि अगर ये बच्चा मिल गया तो हम उसको कितने, कोई ना कोई अमाउंट देंगे। तो आप देखते हो कि है ना, जब उस पेरेंट और उस बच्चे को ये चेक किया जाता है कि वो बच्चा उसी पेरेंट्स का है या नहीं है, तो हम उसका डीएनए टेस्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? डीएनए टेस्ट करवाते हैं। बहुत ही कॉमन टर्म है, आपने डेली लाइफ में भी सुनी है और मूवीज में तो हम इसको सुनते ही रहते हैं। तो ये डीएनए क्या है? ये आपका न्यूक्लिक एसिड ही है। इसका मतलब इस डीएनए के अंदर आपकी पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, आपकी पूरी अनुवंशिकता का जितना भी डेटा है वो सारा इस डीएनए के अंदर है। तो इस चैप्टर में डीएनए, आरएनए, ये सारे न्यूक्लिक एसिड्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट आज का लेक्चर है। बार बार मैं यही बोल रही हूँ, जस्ट फोकस ऑन न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द न्यूक्लिक एसिड्स, उनकी संरचना और उनका जैविक कार्य। न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल मतलब हुआ न्यूक्लिक एसिड्स।
अब मैंने आपको क्या बताया, अभी अभी एक बात बोली ना मैंने, क्या बोला, मैंने बोला कि हमेशा आप देखते हो कि पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होते हैं वो बच्चों में ट्रांसमिट होते हैं। मतलब पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होते हैं, पेरेंट्स के कुछ दृढ़ अगली पीढ़ी में आपको सदृश्य होते हैं, और अगर ये सदृश्य होते हैं तो हम इसको आनुवंशिकता कहते हैं। तो पहले हम बात करेंगे आनुवंशिकता क्या होती है। तो यहाँ पर बच्चों प्रत्येक प्रजाति, सिर्फ ह्यूमंस की नहीं, मैं सबकी बात कर रही हूं, प्रत्येक प्रजाति की हर एक पीढ़ी, हर एक पीढ़ी कई प्रकार से अपने पूर्वजों से सदृश्य होती है। यह जीवित कोशिकाओं का नाभिक इन जन्मजात गुणों के लिए उत्तरदायी है, जिसे आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, और यह यहाँ पर मैंने 3 बातें लिखी है। पहली चीज मैंने आपको क्या बताया कि प्रत्येक प्रजाति में आप देखोगे कि हर पीढ़ी से कोई भी जो गुण होते हैं वो दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, वो उसमें सदृश्य होते हैं। ठीक है, यह जीवित कोशिकाओं का नाभिक इन गुणों के लिए उत्तरदायी है। इसका मतलब कुछ ना कुछ पूर्वजों में से जो है वो दूसरे में पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है, तभी तो ये आपको सब चीजें देखने को मिल रही है। तो वो जो जैविक नाभिक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस जैविक नाभिक को हम बोलते हैं, उन जैविक कोशिकाओं को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं आनुवंशिकता। अगर आपको कोई भी पीढ़ी के गुण, कोई भी पीढ़ी में कोई भी गुण अगर उनके पूर्वजों के साथ सदृश्य होते हैं तो हम उस बोलते हैं उसको उत्तरदायी होती है, उसे हम कहते हैं आनुवंशिकता। आनुवंशिकता को इंग्लिश में हम कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है, अब यह कोशिका के नाभिक जो आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी है उनको हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो इसका मतलब जो हमारे पूर्वज हैं और आज की जो पीढ़ी है उसमें इस पूरी आनुवंशिकता को लेके कौन आया, जो जैविक जो कोशिक यहाँ पर उसको लेके आए, वह कोशिक के नाभिक आपके क्या कहलाते हैं, क्रोमोसोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रोमोसोम कहलाते हैं। अब बायो में आपने पढ़ा होगा कि आपकी बॉडी में टोटल 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। ठीक है, 22 तो नॉर्मल होते हैं और 1 पेयर आपका सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है, ये आप बायो में पढ़ चुके हो। अब ये क्रोमोसोम है ना, यही आपके रिस्पॉन्सिबल हैं इंफॉर्मेशन को या फीचर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाने के लिए। अब बच्चों ये जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम प्रोटीन तथा अन्य जैव अणुओं से मिलके बनते हैं। किससे मिलके बनते हैं, प्रोटीन तथा अन्य जैव अणुओं से मिलकर बनते हैं। इसका मतलब ये जो क्रोमोसोम बना है इसमें प्रोटीन तो है ही, साथ से साथ में और भी दूसरे बायोमोलिक्यूल्स भी हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम बात क्या कर रहे हैं, हम न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल आपके पास में 2 तरीके के होते हैं। तो अब हम बोलेंगे हमारा चैप्टर यहां से स्टार्ट है। आज का लेक्चर हमने बात की न्यूक्लिक अम्लों की।
क्या कहते हैं इसको हम? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड आपके पास में दो तरीके के होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। ठीक है, एक हुआ डीएनए, एक हो गया आपका आरएनए। इस डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इस आरएनए का मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। हिंदी में मैं लिखूं तो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। और इसको हम क्या बोलेंगे? राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल कितने कैटेगरीज में आ गया? दो कैटेगरीज में आ गया। एक का नाम है डीएनए, एक का नाम है आरएनए। फुल फॉर्म याद होना बहुत जरूरी है। डी का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। होता क्या है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये भी आगे की क्लासेस में समझेंगे। लेकिन बेसिकली अभी हमको क्या समझना है कि न्यूक्लिक अम्ल हमारे पास में दो तरीके का हुआ। एक का नाम हुआ डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, एक का नाम हुआ राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। क्लियर बच्चों इतना? चलिए, अब यहां पर आप देखोगे कि ये जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है ना, ये एक बहुलक होता है बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड आबंधों का। मतलब पेप्टाइड जो बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम पॉलीपेप्टाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी होता है। तो हम क्या लिखेंगे? न्यूक्लिक एसिड बहुलक होता है किसका? पॉलीपेप्टाइड्स का। किसका बहुलक होता है? पॉलीपेप्टाइड्स का। मतलब इसके अंदर बहुत सारे पेप्टाइड वाले बॉन्ड हैं। पेप्टाइड बॉन्ड आपको मैंने बताया था CO और NH के बीच में बनता है, ये चीज हम प्रोटीन में डिस्कस कर चुके हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो है आपका, वो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स का क्या होता है? मिक्सचर होता है। बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड उसके साथ जुड़े होते हैं, उनका पॉलीमर होता है। तो हम बोलेंगे इसका नाम हुआ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या नाम हुआ इसका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने दो चीजें सीखी कि किसी भी जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। जो नाभिक कोशिकाएं रिस्पॉन्सिबल हैं वो क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम प्रोटीन और दूसरे बायोमोलिक्यूल से मिलकर बनती है। न्यूक्लिक अम्ल दो तरीके का होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और इसके साथ क्योंकि हमारे न्यूक्लिक एसिड में बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स हैं, इसलिए इसका नाम होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्लियर बच्चों? चलो, तो ये तो था न्यूक्लिक अम्ल के बारे में आपका जनरल डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं हम न्यूक्लिक अम्लों का रासायनिक संगठन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि न्यूक्लिक अम्लों का रासायनिक अपघटन कैसे होता है। अब बच्चों, अगर मैं डीएनए और आरएनए की बात करूं, ठीक है, तो डीएनए और आरएनए का अगर आप जल अपघटन करो, क्या करो? जल अपघटन। तो जल अपघटन करने पर ये आपको पेंटोस शुगर के बाद ये आपको फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन युक्त एक विषम चक्रीय यौगिक देता है। क्या देता है? विषम चक्रीय यौगिक देता है। तो डीएनए और आरएनए के जल अपघटन से तीन चीजें मिली। ठीक है, पहला क्या मिला? पेंटोस शुगर, जिसको आप बोलोगे पेंटोस शर्करा। दूसरा आपको मिलेगा फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा मिलेगा आपको नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये क्या मिली आपको? इसका नाम है पेंटोस शर्करा, इसका नाम है फॉस्फोरिक अम्ल, ये हो गई आपको नाइट्रोजन। ठीक है, ये आपको एक विषम चक्रीय संरचना के रूप में मिलते हैं।
तो जब आप देखोगे, मैं बोल रही हूँ कि डीएनए या आरएनए का दोनों में से किसी का भी जल अपघटन कर दो, जल अपघटन करने पे 3 चीजें मिली। एक मिली पेंटोस की शर्करा, दूसरा मिला आपको नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस जो होता है वो बेस होता है, बेस का मतलब ये नाइट्रोजन जो है ये क्षार का काम करता है। किसका काम करता है? क्षार का काम करता है, बेस का काम करता है। और मैं यहाँ पे इसको नाइट्रोजन मिला है, इसको मैं लिख सकती हूँ नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेस का मतलब ही हुआ कि ये क्षार का काम करेगा। अब बच्चों डीएनए या आरएनए के जल अपघटन से हमको 3 चीजें मिली। एक मिला आपको पेंटोस शुगर, दूसरा आपको मिला फास्फोरिक अम्ल और तीसरा आपको मिल गई नाइट्रोजीनियस बेस। तो आप क्या देखोगे कि जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो वहां पर पेंटोस वाला स्ट्रक्चर बनेगा। जो शर्करा है, जो शुगर है, वो आपकी कौन सी है? वो आपकी पेंटोस शुगर है। और आप यहाँ देखोगे इस शर्करा में बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी। कौन सी शुगर होगी? बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब बीटा डी राइबोस और बीटा 2 डीऑक्सीराइबोस में क्या फर्क है? ठीक है, देखो, एक मैं बोल रही हूं बीटा डी राइबोस जिसको हमने आरएनए में बोला, और एक मैं बोल रही हूं बीटा डी डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, 2 शुगर हम बोल रहे हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो शुगर है बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस, इस शुगर में आप ये देखोगे कि ये जो है ये आपकी पेंटोस शुगर है। कैसी शुगर है? पेंटोस शुगर है। यहाँ पे 2 भी लिख लो। पेंटोस शुगर होने का मतलब है कि आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो पेंटोस शुगर है तो यहां मैंने दोनों पे O लगा दिया। अब बीटा डी राइबोस और बीटा डी डीऑक्सीराइबोस में क्या फर्क होगा? देखिए, यहां से मैं अगर कार्बन की संख्या का शुरुआत करूं तो 1 2 3 4। ठीक है, ये तो 4 हुआ। इस 4 के अलावा जो आपकी एक स्थिति होगी यहाँ पर 1 2 3 4 और एक यहाँ पर आपका ग्रुप 5वां यहाँ पर लगा होगा। ओके, 5वां मतलब मैं CH2OH को काउंट करूंगी, तो मैं यहां से इसको इरेज करके वहां लिख देती हूँ। सिमिलरली यहाँ पर 1 2 3 4। अब एक हम बोल रहे हैं बीटा डी राइबोस और एक हम बोल रहे हैं बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस, है ना। एक राइबोस हुई, एक डी राइबोस हुई। तो हम इसको कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं? देखो, यहां होता है आपका HOH, फर्स्ट कार्बन पे लगाओ OHH, सेकेंड कार्बन पे लगाओ HOH, थर्ड कार्बन पे लगाओ HOH और चौथे पे आ जाएगा आपका CH2OH। अब आप ढूंढ रहे थे कि 5वां कार्बन कहाँ है, तो बच्चों 5वें कार्बन को यहाँ पे मैं ब्लू से मेंशन करती हूँ। ये 5, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 और 5 हो गई पेंटोस शुगर। तो ये स्ट्रक्चर है आपका बीटा डी राइबोस का। अब देखो, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस को हम कैसे लिखेंगे? ये हो गया OHH, यहाँ पर आता है आपका HOH, यहाँ आ जाता है आपका CH2OH। से फर्क कहाँ आता है? ये जो दूसरा वाला कार्बन है ना, आप देख सकते हो दूसरे वाले कार्बन पे यहाँ पर HOH है, लेकिन डीऑक्सीराइबोस में ये दोनों H और H हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों में क्या फर्क हुआ कि अगर मैं बीटा डी राइबोस या बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस का फिगर बनाती हूँ तो राइबोस वाले में, सिंपल राइबोस में जो आपका सेकेंड नंबर का कार्बन है, वहां ग्रुप आएगा HOH और यहाँ सेकंड नंबर में आएगा HOH, यहाँ आएगा HOH, यहाँ आएगा HH। कौन से नंबर कार्बन पे? सेकंड नंबर वाले कार्बन पे। तो ये दोनों के शुगर्स में डिफरेंस हुआ। तो जब आप डीएनए या आरएनए का जल अपघटन करोगे तो 3 चीजें आपको मिलेगी, एक पेंटोस शुगर, एक फास्फोरिक एसिड और तीसरा आपको क्या मिलेगा? एक नाइट्रोजीनियस बेस मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी और कहानी के साथ। तो बच्चों, कुल मिला के हमने देखा कि डीएनए के जल अपघटन से आपको 3 यूनिट्स प्राप्त हुई। एक हुई आपकी पेंटोस शुगर, एक हुआ आपको फास्फोरिक एसिड और एक आपको नाइट्रोजन, जो आपके बेस का काम करेगा, नाइट्रोजीनियस बेस का काम करेगा। इसके अलावा ये आपका बीटा डी राइबोस का स्ट्रक्चर है, ये डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर है। दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ फर्क इतना है कि दूसरा वाला जो आपका कार्बन है, यहाँ पर HOH है और यहाँ पर H और H है।
इतना क्लियर? चलिए, अब न्यूक्लिक अम्लों का रासायनिक अपघटन आपने किया तो आपने देखा कि आपको क्या क्या मिला। ठीक है, तो हम ये बात करेंगे कि जितनी भी चीजें डीएनए के अंदर होती है, किसके अंदर? डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर आपकी 3 प्रकार की यूनिट्स आपको देखने को मिलेगी। इनका नाम क्या होगा? इनका नाम होगा, यहां लिखती हूं मैं डीएनए, 4 यूनिट्स। ठीक है, 4 यूनिट्स क्या होंगी? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, इसको लिखेंगे ए से, इसको कैपिटल जी से, इसको कैपिटल टी से, इसको सी से। इसका नाम हुआ एडेनिन, इसका नाम हुआ ग्वानिन, इसका नाम हुआ थाइमिन, इसका नाम हुआ साइटोसिन। तो कितनी चीजें हो गई? ए, जी, टी और सी। इतना क्लियर है? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और आपका साइटोसिन, ये 4 ग्रुप्स जो होते हैं ये आपके डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। अभी जब हम डीएनए का मॉडल देखेंगे तो आप उस मॉडल में क्या देखोगे कि हमेशा एडेनिन और थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन आबंध होता है, और आपको वो आबंध कैसे देखने को मिलेगा? ए डबल बॉन्ड टी से। और जी और सी, इसके बीच में आपको आबंध देखने को मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, तो ये जो आबंध मैंने यहाँ बनाया है ये कौन सी बॉन्डिंग है? ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम हिंदी में हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। तो डीएनए के पास कितनी चीजें हुई? 4 चीजें हुई, एडेनिन, ग्वामिन, थाइमिन और आपका साइटोसिन। क्लियर? तो ये होते हैं आपके डीएनए के पार्ट्स। अब मैं बात करती हूँ आरएनए के पार्ट्स की, जो कि आपका राइबोस न्यूक्लिक एसिड है। तो देखिए आरएनए के कितने पार्ट्स होंगे? अगर बच्चों मैं आरएनए की बात करूं, ठीक है, तो आरएनए में भी बेसिकली हमारे पास में 4 पार्ट्स हैं। पहले के 3 तो सेम रहेंगे, लेकिन आपका चौथा पार्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो आरएनए के 4 पार्ट्स क्या होंगे? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और यहाँ साइटोसिन की जगह कौन होगा? यहाँ पर यूरेसिल होगा, जिसको हम यू बोलेंगे। तो हमारे आरएनए का मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसके भी कितनी यूनिट्स हो गई? इसकी भी आपके पास में 4 यूनिट्स हो गई। पहले की 3 यूनिट्स दोनों की सेम है, लेकिन चौथी अलग है। इसकी चौथी यूनिट कौन है? इसकी चौथी यूनिट यूरेसिल है। इतना क्लियर? ए और टी के बीच में हाइड्रोजन आबंध डबल बॉन्ड वाला, सी और जी के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला। क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं इसी क्रम में न्यूक्लिक अम्लों की संरचना की, कि न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं उनकी संरचना होती कैसे है। तो बच्चों आप देखोगे कि किसी भी न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। ठीक है, वो 3 चीजें मैंने आपको क्या बताई? अभी स्टार्टिंग में ही बताई। न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए। एक तो चाहिए पेंटोज की शुगर, जिसको आप शर्करा बोलोगे। दूसरा चाहिए आपको नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है, और एक होता है आपका उसमें फॉस्फेट का लिंकेज। ये 3 चीजें चाहिए मुझे न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए, न्यूक्लिक अम्ल को बनाने के लिए। इसको मैं बोलूंगी पेंटोज शर्करा, इसको मैं बोलूंगी बेस को, नाइट्रोजीनियस बेस को क्षार, और इसको हम फॉस्फेट ही कहेंगे। तो ये हो गया हमारा फॉस्फेट। तो आप देखोगे कि अभी जो मैंने आपको डीएनए का और डीआरएनए का स्ट्रक्चर बताया, ठीक है, मैंने उसमें आपको पेंटोज शुगर बताई। अब अगर आप उसमें कोई भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्षारक लगाते हो, तो अगर आप पहली वाली स्थिति से, पहले वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाते हो, तो आप बोलोगे कि न्यूक्लियोसाइड बना है। ठीक है, और आप उसको अगर कोई और से हटाते हो तो आप बोलोगे न्यूक्लियोटाइड बना है। तो आपको 2 चीजें यहाँ देखने को मिलेगी। एक का नाम होगा न्यूक्लियोसाइड, एक का नाम होगा न्यूक्लियोटाइड।
तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क है? फर्क सिर्फ इतना ही है कि हमने हाइड्रोजन को कहां से हटाया, ठीक है। तो एक हो गया न्यूक्लियोसाइड और एक हो गया न्यूक्लियोटाइड। तो अब देखते हैं कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड से जो आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड आबंध बनता है वो बनता कैसे है। तो यहां पर पहले तो आपको न्यूक्लिक अम्ल में एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल दिखता कैसा है वो स्ट्रक्चर बताए हुए हैं। तो देखो अभी जो मैंने आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बताया उसमें ये 1, 2, 3, 4 5 चीजें बताई। ये जो 3 है, ठीक है, स्टार्टिंग की डीएनए आरएनए में सेम रहती है, सिर्फ चौथी यूनिट जो है उसका फर्क है, एक में आपका थायमिन है, एक में आपका साइटोसिन है। तो देखो आप, ये स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर एडेनिन का है, ये गुआनिन का है, ये साइटोसिन का है, ये थायमिन का है और ये आपका यूरेसिल का स्ट्रक्चर है। हमसे एग्जाम में ये स्ट्रक्चर पूछा नहीं जाएगा, बट फॉर आवर नॉलेज पर्पस और क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है तो इसको हमको ध्यान रखना असेंशियल है। ओके, चलिए अब मैं क्या बता रही थी आपको, मैं बता रही थी आपका न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनकी स्थिति को समझना पड़ेगा कि दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। अभी मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताया, ठीक है, डीएनए का। मैंने आपको बोला कि पहले वाले कार्बन पे क्या करो, पहले वाले कार्बन से एक ग्रुप को हटा के यहाँ पर क्षारक लगा दो, ठीक है, और 5वें वाले कार्बन पे क्या करो, ये आपका फॉस्फेट वाला बेस लगा दो। ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया, क्षारक का मतलब बेस हो गया, और खुद ये कौन है, ये आपकी पेंटोज शुगर है। तो अगर आप पहले कार्बन की स्थिति पे क्षारक लगाते हो तो आप बोलोगे कि यहां पर कौन बना, यहां पर न्यूक्लियोटाइड बना। और चौथे और 5वें की स्थिति के बीच में अगर हम इसको लगाते हैं तो हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड बना। यहां न्यूक्लियोसाइड और यहां न्यूक्लियोटाइड, दोनों शब्दों में बहुत फर्क है, ध्यान से समझिए। तो कुल मिला के जब आप अमीनो अम्लों की चेन बनाते हो तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है शर्करा, फॉस्फेट और नीचे उसका क्षारक। तो देखो, शर्करा, फॉस्फेट और एक क्षारक, फिर शर्करा, फिर फॉस्फेट, फिर क्षारक, ऐसे करके पूरे अमीनो अम्लों की आपको पास में एक पूरी चेन मिलेगी। और तभी हम देखेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल की संरचना किस प्रकार से होती है। तो देखो, इस स्ट्रक्चर में आपने देखा कि मैंने आपको क्या बताया, शर्करा है, पेंटोज शुगर है, ये आपकी पेंटोज शुगर हो गई। ये क्षारक का मतलब ये आपका नाइट्रोजीनियस बेस हो गया, और एक आपका कौन सा ग्रुप होता है, एक आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये 3 चीजें आपको देखने को मिलती है डीएनए के स्ट्रक्चर में। ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर इधर भी कॉपी किया। अब यहां पर जो इन दोनों के कनेक्शन से बॉन्ड बनेगा वो बनेगा फॉस्फाइड एस्टर लिंकेज। क्यों? क्योंकि ये दोनों फॉस्फाइड ग्रुप हैं, ROR जैसा हमको कुछ देखने को मिल रहा है, तो हम इसको बोलेंगे फॉस्फोडाई एस्टर लिंकेज या फॉस्फोडाई एस्टर बंधन। ओके, अब मैंने क्या बोला कि अगर आपने नाइट्रोजीनियस बेस को, किसी भी बेस को अगर आपने पहले वाले कार्बन पे लगाया है तो क्या बनेगा, ये बनेगा न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और तीसरे और 5वें वाले को, जैसे देखो 5वें पे यहाँ पे आपकी पेंटोज शुगर लगी है, आपने इसके तीसरे से इसको कंबाइन कर दिया, तो श्रृंखला का अगर 5वां और तीसरा सिरा आपने कंबाइन किया तो यहां बनेगा न्यूक्लियोटाइड, और इस बॉन्ड को हम कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बॉन्ड, ठीक है। तो देखो, इस श्रृंखला का तीसरा सिरा और 5वां सिरा अगर आपने आपस में जोड़ा तो यहां बनेगा न्यूक्लियोटाइड, और इसको हम क्या कहते हैं, यहां बॉन्ड को हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड बॉन्ड। तो इस प्रकार से आपका जो अमीनो एसिड्स हैं उनका निर्माण होता है। एक होती है शर्करा, एक होता है क्षार, और बीच में आपका होता है एक फॉस्फेट का ग्रुप। तो ये तीनों मिलके ही क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलके ही आपका डीएनए बनाते हैं। अब जो डीएनए का आकार है वो आपका द्विकुंडलीय आकार है, ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। लेकिन आरएनए में द्विकुंडलीय नहीं होती है, उसका आकार सिर्फ एक कुंडलीय होता है। और ये जो मॉडल दिया था
इस मॉडल को प्रपोज किया था वॉटसन और क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए हम इनको बोलते हैं डीएनए का वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। तो न्यूक्लिक अम्ल अपना जैविक कार्य कैसे करता है, ये कैसे करेगा, डीएनए जो होगा आपका वह आपका द्विकुंडलीय आकार है या फिर द्विकुंडलीय संरचना है। इसको किसने दिया था, इसको वॉटसन एवं क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, इसलिए इसका नाम वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी होता है, जिसमें आप देखोगे कि अभी मैं आपको बताऊंगी कि डीएनए जो होता है वो कैसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है। यहां पर एडेनिन और थाइमिन आपके डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन आपके ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन अगर मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए का जो हेलिकल होता है वो सिर्फ एक ही हेलिकल होता है और वो उसी को मोड़ के कुंडली का आकार बनाता है। तो ये द्विकुंडलीय नहीं होता है। इसके अंदर कितनी कुंडली होती है, इसके अंदर एक ही कुंडली होती है। ठीक है, अब बच्चों आरएनए भी आपके पास 3 तरीके के हैं। ठीक है, वो 3 आरएनए क्या है देखते हैं। आरएनए हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। आरएनए हमारे पास में 3 टाइप्स के हैं और वो 3 टाइप के आरएनए क्या हैं, एक कहलाता है आपका mRNA, एक कहलाता है rRNA, एक कहलाता है tRNA। ठीक है, अब M, R और T का यहाँ पर क्या मतलब है। आरएनए 3 तरीके के हुए तो M का मतलब हुआ आपका मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर मतलब जो मैसेज देने का काम करेगा। R मतलब राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, और tRNA का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो mRNA, rRNA और आपका tRNA, तो एक हो गया संदेशवाहक, एक हो गया राइबोसोमल और एक हो गया आपका अवतरण आरएनए। क्लियर, तो ये 3 तरीके के आरएनए होते हैं और आरएनए को हम बोलते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड। 3 चीजें डीएनए की तरह ही होती है, सिर्फ एक यूनिट अलग होती है जिसका नाम होता है यूरेसिल। और इस आरएनए का काम क्या है, आरएनए का काम है प्रोटीन को सिंथेसिस करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्लियर, तो अब हम देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो है आपका डीएनए का जो स्ट्रक्चर बना है उसका मॉडल कैसा है और वो जैविक कार्य आपके कैसे करता है। तो देखिए डीएनए का वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। तो बच्चों अब हम चर्चा करते हैं न्यूक्लिक अम्लों के जैविक कार्य की, कि जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसे करता है। तो आप देखोगे कि जो आपका न्यूक्लिक अम्ल है वो आपका डीएनए के लिए कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है। और डीएनए का काम क्या है, डीएनए का काम है कि जितनी भी वर्षों पुरानी किसी भी जीव की आनुवांशिक सूचना है उसको स्टोर करके रखना और उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट करना। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो आपका डीएनए है उसका द्विकुंडलीय संरचना आपको यहाँ पर बताई गई है। तो ये डीएनए की कैसी संरचना है, इस संरचना को हम बोलते हैं डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना। क्या कहेंगे, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना। क्यों द्विकुंडलीय कहा, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 कुंडलियां आपस में संग्रहित होकर आपको डीएनए का स्ट्रक्चर दे रही हैं, जिसको हम द्वितीयक संरचना भी कहते हैं। तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि हमेशा एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पूरे स्ट्रक्चर में, इस पूरी हेलिक्स में, इस पूरी कुंडली में आप ये देख सकते हो कि ए और टी आपके डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है और जी और सी आपके हर जगह ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है। जी और सी लिखे या सी और जी लिखे एक ही बात है, क्योंकि ग्वानिन और साइटोसिन हमेशा आपका ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और एडेनिन और थाइमिन आपका हमेशा ही डबल बॉन्ड बनाएगा। तो बच्चों न्यूक्लिक अम्ल का जैविक कार्य है क्या,
कि हमारे यहाँ पर डीएनए आनुवांशिकता का रासायनिक जो है, अगर मैं बोलूं तो सारी रासायनिक सूचना किसके पास है? सारी रासायनिक सूचना आपकी डीएनए के पास है। तो हम बोलेंगे कि डीएनए रासायनिक सूचनाओं का आधार है। क्या है? रासायनिक सूचनाओं का आधार है। अगर डीएनए नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि केमिस्ट्री क्या है पूरी बायो के पीछे? ठीक है। उसके अलावा लाखों वर्षों से किसी जीव की आनुवांशिक सूचना को संग्रहित करने का काम करता है। क्या करता है? किसी भी जीव की आनुवांशिक पूरी सूचना, हम बोलते हैं कि डीएनए का काम है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इंफॉर्मेशन को लेके जाना, लेकिन पूरी जो किसी भी चीज की, किसी भी जीव की लाखों वर्षों से जो भी पूरी उसकी आनुवांशिक सूचना है, जो भी उसकी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है, वो किसके पास है? वो डीएनए के पास है। तो डीएनए का काम क्या है? डीएनए सारी आनुवांशिकता को संग्रह करके रखता है। क्लियर? इसके अलावा आपने देखा कि ये जो आपका डीएनए है, ये प्रजातियों की पहचान के लिए विशिष्ट रूप से जाना जाता है। अगर ये नहीं होगा तो आप पता ही नहीं कर पाओगे कि कौन कौन सी प्रजाति का है। तो हम क्या बोलेंगे? तीसरा पॉइंट, प्रजातियों की सूचना के लिए विशिष्ट रूप से मशहूर है। कौन कैसी प्रजाति का है ये किसको पता है? ये सिर्फ आपके डीएनए को पता है। ठीक है। अब बच्चों, जो डीएनए होता है उसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेशन करना, खुद ही को ही बार बार रेप्लिकेट करते रहना। तो डीएनए के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं डीएनए की एक विशेषता, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? सेल्फ रेप्लिकेशन। जो डीएनए का अणु होता है वो अपने आप को बार बार रेप्लिकेट करता रहता है। रेप्लिका का मतलब होता है कि अपने ही जैसा प्रोड्यूस करना, अपनी ही आइडेंटिकल कॉपी बनाना। तो डीएनए की एक मेन प्रॉपर्टी क्या हुई कि ये सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, जिसको हम बोलते हैं अणु स्वप्रतिकरण। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? अणु स्वप्रतिकरण। तो जब ये स्वप्रतिकरण करता है तो ये अपनी न्यूक्लियस को दो डॉटर न्यूक्लियस में ब्रेक कर देता है, जिसको हम कहते हैं डॉटर सेल्स को पुत्री कोशिका। क्योंकि इसके अंदर अणु स्वप्रतिकरण की प्रॉपर्टी है, तो जब ये क्या करता है? रेप्लिकेशन करता है, तो ये उसको किस में ब्रेक कर देता है? ये उसको डॉटर सेल्स में ब्रेक करता है, जिसको हम बोलते हैं पुत्री कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? पुत्री कोशिकाएं। अब इसको सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी की वजह से दो डॉटर सेल में तो ये बना, ये बात ठीक है। एक और इसका क्या काम है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण करना भी काम तो आरएनए का है, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन चाहिए तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम क्या बोलेंगे? यहां लिखती हूं मैं, प्रोटीन का संश्लेषण डीएनए करता है। अब आप बोलोगे कि प्रोटीन का सिंथेसिस तो आरएनए करता है, लेकिन बच्चों को अगर विशेष प्रकार का प्रोटीन है तो उसके संश्लेषण के लिए कौन जिम्मेदार है? उसके संश्लेषण के लिए आपका डीएनए जिम्मेदार है। तो ये हुआ आपका डीएनए का बायोलॉजिकल एक्टिविटी, या मैं बोलूंगी न्यूक्लिक अम्लों की जैविक क्रियाएं। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका अगला टॉपिक
आखिरी बायोमोलिक्यूल इस चैप्टर का, जिसका नाम है हार्मोन। तो स्टार्ट करते हैं हार्मोन से। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा आखिरी प्रकार का जैव अणु, और ये जैव अणु जो है ये आपका 6 नंबर का जैव अणु है जो हमने पूरे बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा। तो लास्ट जैव अणु जो कि बायोमोलिक्यूल है हमारे पास, उसका नाम है हार्मोन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है हार्मोन। अब हार्मोन जो शब्द है आपने दैनिक जीवन में बहुत बार सुना होगा कि हमारी शरीर में जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज होती है, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जितनी भी जैव अभिक्रियाएं होती है, उन सभी को नियंत्रण करने का काम हमारे हार्मोन्स का होता है। तो हार्मोन्स क्या करते हैं? हार्मोन्स जो होते हैं वो अपना सीक्रेशन सीधा ब्लड में ट्रांसमिट करते हैं। हार्मोन से जो निकलने वाला सीक्रेशन है वो सीधा ब्लड में जाता है, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारे शरीर में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं थायरॉक्सिन हार्मोन की, आपने थायरॉक्सिन हार्मोन सुना है कि अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो आपका जो गला है वो प्रभावित हो जाता है, जैसे कि अभी मेरा हो रहा है, लेकिन ये मुझे थायराइड की कमी से नहीं हो रहा है, थायरॉक्सिन की कमी से नहीं हो रहा है, ये कोल्ड की वजह से हो रहा है। तो हमारी अगर थायराइड वाली ग्रंथि प्रभावित होती है तो वो क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होने से थायराइड ग्रंथि प्रभावित हुई, और थायराइड ग्रंथि के प्रभावित होने से हमें जिस बीमारी का सामना करना पड़ा उस बीमारी को हम कहते हैं गॉइटर। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो इसका मतलब हमारी थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है? थायराइड ग्रंथि आपका थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज कर रही है जो आपकी इस ग्रंथि को प्रभावित कर रहा है। तो हार्मोन्स का बेसिक फंक्शन क्या हुआ? हमारी बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं उनको कंट्रोल करने का काम किसके पास है? हार्मोन के पास है। तो सबसे पहले हम हार्मोन को क्या लिखेंगे? हार्मोन की डेफिनेशन लिखेंगे, हार्मोन की परिभाषा। तो हम ये लिखेंगे कि हार्मोन वह अणु है, हार्मोन आपके वह अणु है जो कोशिकाओं के मध्य संदेशवाहक का काम करते हैं। क्या करते हैं? कोशिकाओं के मध्य संदेशवाहक का काम करते हैं। इसके अलावा यह शरीर में अंतस्रावी ग्रंथियों से बनते हैं। यह शरीर में अंतस्रावी ग्रंथियों से बनते हैं। तीसरी चीज मैंने आपको बताया कि यह अपने सीक्रेशन को सीधा ब्लड में फ्लो करवाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में इनका सीक्रेशन चला जाता है। तो हम ये बोलेंगे कि यह क्या करते हैं? यह सीधे ही रक्त में प्रभावित होते हैं। इतना क्लियर? तो यहां पर मैंने हार्मोन्स को परिभाषित किया। मैंने क्या हार्मोन की डेफिनेशन लिखी है? हार्मोन हमारे वह जैव अणु हैं जो कोशिकाओं के मध्य, हमारे ब्लड सेल्स के बीच में संदेशवाहक का काम करते हैं, मैसेंजर का काम करते हैं, मैसेजेस देने का काम करते हैं। यह शरीर में अंतस्रावी ग्रंथियों के बने होते हैं। बहुत सारी ग्रंथियां होती है, उनसे मिलके ये बनते हैं, सीधे ही रक्त में प्रभावित होता है। इनका काम क्या है कि सीधे ही अपना सीक्रेशन ये कहाँ फ्लो करवाते हैं? सीधे ही अपना सीक्रेशन ब्लड में फ्लो करवाते हैं। इतना क्लियर? अब डेफिनेशन के बाद चर्चा कर लेते हैं उदाहरणों की।
अब बच्चों अगर मैं रासायनिक अभिक्रिया के बेसिस पर बात करूं, रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर कुछ स्टेरॉइड्स हार्मोन होते हैं जैसे एक हो गया आपका एस्ट्रोजन और दूसरा हो गया एंड्रोजन। ठीक है, आपके कुछ स्टेरॉइड्स जो है वो हार्मोन का काम करते हैं। एक आपका होता है एस्ट्रोजन और एक होता है आपका एंड्रोजन। इसके अलावा और भी हार्मोन्स हमारे पास में हैं, जैसे मैंने आपको बताया थायरॉक्सिन, अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था। अब मैंने आपको क्या बताया कि आपकी बॉडी में थायराइड ग्रंथि होती है जिसको हम इंग्लिश में थायराइड ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इस थायरॉक्सिन ग्रंथि को हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो ये हुई हमारे पास में थायराइड ग्लैंड। अब बच्चों होता क्या है, ये जो हमारी थायरॉक्सिन हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन, ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि अगर आपके बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई, आयोडीन आपको मिलता है सॉल्ट से, लवण से, तो आयोडीन की अगर हमारी बॉडी में कमी हो गई तो आयोडीन की कमी होने से क्या होता है, ये हमारी थायराइड ग्रंथि है ना, ये प्रभावित हो जाती है, ये प्रभाव में आ जाती है। अगर ये ग्रंथि प्रभाव में आ गई तो थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन सही से नहीं होगा और हमें कौन सी बीमारी का सामना करना पड़ेगा, वो बीमारी होती है आपकी गॉइटर। ठीक है, आयोडीन की कमी से। अब थायरॉक्सिन का सीक्रेशन अगर थायराइड ग्रंथि कम कर रही है तो कौन सी बीमारी होगी? थायराइड। ठीक है, अधिकतर आपने नाम सुना होगा, ये बीमारी महिलाओं में अधिकतर पाई जाती है, थायराइड। और इस थायराइड बीमारी को होने से क्या तात्पर्य है कि हमारी जो थायराइड ग्रंथि है वहां पर थायरॉक्सिन का जो सीक्रेशन है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो निकल रहा है उसकी क्वांटिटी कम हो चुकी है। अब जब ये थायराइड बीमारी किसी को भी होती है, स्पेशली ये फीमेल्स में होती है, तो आप देखोगे कि फीमेल्स में जो बेसिक कैरेक्टर देखने को मिलता है वो होता है कि एक तो उनकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है और दूसरा या तो वो मोटापे का शिकार हो जाती हैं या दुबलेपन का शिकार हो जाती है। तो ये थायराइड ग्रंथि प्रभावित होने से थायराइड नामक बीमारी होती है, जिसकी वजह से आपको दो चीजें देखने को मिलेगी, या तो मोटापा या फिर दुबलापन। ठीक है, तो ये हार्मोन का काम है। कौन से हार्मोन का काम है? ये थायरॉक्सिन हार्मोन ही इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और थायरॉक्सिन हार्मोन निकला कहां से? थायराइड ग्रंथि से। क्लियर इतना? चलो अब हार्मोन्स पे कुछ और उदाहरणों की चर्चा कर लेते हैं। अब बच्चों मैंने अभी हार्मोन में आपको एक उदाहरण बताया था, स्टेरॉइड। ठीक है, क्या उदाहरण बताया मैंने? स्टेरॉइड। ये जो आपका स्टेरॉइड होता है ना, ये आपका गोनेड और एड्रीनल हार्मोन से मिलके बनता है, एड्रीनल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये स्टेरॉइड इन दोनों से मिलके बनता है। ये स्टेरॉइड भी क्या करता है? एक हार्मोन का काम करता है। और हार्मोन का क्या काम है? हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उनको नियंत्रण करना। अब एड्रीनल कॉन्ट्रैक्ट्स और गोनेड, गोनेड क्या होते हैं? गोनेड आपकी एक, हम कह सकते हैं, ग्रंथियां हैं जो कि पुरुषों में जो होती है, पुरुषों में हार्मोन के सीक्रेशन का मेन कारण होती है। ये ग्रंथि पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, हम कहते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये आपका बायो का पार्ट है यहाँ पर थोड़ा सा। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि गोनेड्स और एड्रिनल मिलके आपका क्या बनाती है? स्टेरॉइड का निर्माण करती है। अब आपने बायो में ये भी सुना होगा मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन, सुना है? अब मेल का जो हार्मोन होता है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन
और फीमेल का होता है प्रोजेस्टेरोन या फिर हम उसको एस्ट्रोजन भी कह सकते हैं। ये दो हार्मोन्स मेल और फीमेल में बेसिकली पाए जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। अब बच्चों जो मेल का हार्मोन है वो मेल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपने नाम सुना होगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं? आप देखते हो कि हम नोटिस करते हैं कि मेल की वॉइस जो होती है वो फीमेल के कंपैरिजन में भारी होती है। मेल के फेस पे हेयर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बियर्ड्स एंड मुस्टेक्स, दाढ़ी और मूंछों के फॉर्म में मेल की बॉडी पे हेयर्स होते हैं। तो उनके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरोन। तो ये हार्मोन मेल के सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। अब अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फीमेल में प्रेगनेंसी में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, या फिर फीमेल की बॉडी में जो अंडों का बनना। और हम ये कहते हैं कि फीमेल की बॉडी में जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है उनको कौन कंट्रोल करता है? उनको प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल करता है। तो टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ये रिस्पॉन्सिबल हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है, तो ये सारे हार्मोन्स जो हैं इनका बेसिक फंक्शन क्या है? इनका बेसिक फंक्शन है हमारे बॉडी में होने वाली बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। क्लियर? तो ये आपका एक लास्ट बायोमॉलिक्यूल था, लास्ट आपका जीवाणु था जिसको हमने पढ़ा। लेकिन मैं फिर से आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताऊं कि यहाँ पर बायोमॉलिक्यूल्स सिर्फ 3 ऐसे हैं जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप होने के चांसेस हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है आपके विटामिन और तीसरा है आपका न्यूक्लिक एसिड। मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर में से सिर्फ इसी टॉपिक में से अराइज होगा। तो हमें पढ़ना सारा चैप्टर है बट वी हैव टू फोकस ऑन दीज 3 टॉपिक्स। क्लियर? तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये आज का लेक्चर और मैं कहूंगी आज का चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है जिसमें हमने जैव अणुओं को डिटेल में पढ़ा। तो आई होप कि आज का लेक्चर सभी बच्चों को क्लियर है। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे और स्टार्ट करेंगे हमारी केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर कि केमिस्ट्री का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।